हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स से, जिसमें के मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट फोटो करंट आ गया आपका। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गया। ओके, नो टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया होता है, और पावर को हम एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखते हैं। इंटेंसिटी कई बार पूछा गया है, ठीक है। मोमेंटम, obviously momentum is equals to E by C, or you can say E is equals to PC in case of relativistic effect. Then E can be written as h mu, then P is equals to h mu by C is equals to h by lambda. Okay, कॉम्पटन इफेक्ट से एक क्वेश्चन गेट में आ चुका है। वैसे आना नहीं चाहिए था क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछ चुका है कॉम्पटन इफेक्ट से। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि एक फोटोन है जो आपका इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, फिर दोनों स्कैटर होते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मोमेंटम आता है, और जो वेवलेंथ है, जो फोटोन का जो ओरिजिनल वेवलेंथ है, वो चेंज हो जाता है। तो फाइनल फार्मूला जो आपका चेंज इन वेवलेंथ है, वो आपका इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा एस माइनस लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई एम नॉट सी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो गेट में क्वेश्चन ये आया था कि कॉम्पटन वेवलेंथ निकालिए जब आपका रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं लैम्डा सी इज इक्वल्स टू एच बाई एम नॉट सी, ठीक है। फिर आप यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब इसके बाद जो भी चीज़ है वो जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है गेट और नेट में, तो कॉम्पटन इफेक्ट से इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। वैसे आप इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ देख लीजिए, और डेल्टा थीटा और थीटा का भी ग्राफ देख लीजिए। मैक्सिमा एक जगह बनता है 180 डिग्री पे, ठीक है। अब ये एक फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है अगर आपको सिर्फ कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है तो, दैट इज tan फाई इज इक्वल टू सैन थीटा बाई लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कॉस थीटा। यानी आपको फाइनल एंगल बताएगा जिस एंगल से इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट किया है। अब है पेयर प्रोडक्शन जहाँ पे एक फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मिनिमम एनर्जी ऑफ पेयर प्रोडक्शन जो है वो कम से कम 2 mc² होना चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पेयर प्रोडक्शन हमेशा फ्री स्पेस में होता है, आई मीन फ्री स्पेस में नहीं हो सकता है। पेयर प्रोडक्शन फ्री स्पेस में नहीं हो सकता है। पेयर प्रोडक्शन होने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी लगाना ही पड़ेगा। पेयर एनिहिलेशन होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट कर जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराने के बाद जब ख़त्म हो जाते हैं तो जो न्यू एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो फोटोन के फॉर्म में निकलता है, गामा रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका E माइनस प्लस ई प्लस इज इक्वल्स टू 2 गामा। कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू प्योर एनर्जी से कह सकते हैं हम पेयर एनिहिलेशन को। फिर डी ब्रॉगली कंसेप्ट है। यहाँ से जो डी ब्रॉगली के 2-3 इक्वेशंस आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली कंसेप्ट में सबसे पहला था लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जो आप सब जानते हैं। पी को हमने रूट अंडर 2 me लिख दिया है। रूट अंडर 2 me में ई आपका एनर्जी है, टोटल एनर्जी। लेकिन हम टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन चार्ज, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इनटू पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट हो जाता है रूट अंडर 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब इन सब चीज़ों को याद रखिए कि आई मैक्स इंटेंसिटी का ओरिजिनल फार्मूला होता क्या है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस फाई होता है। कई बार लोग कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए सिर्फ I1 प्लस I2 कर देते हैं, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए I1 माइनस I2 कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर देता है। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं इससे। आई मैक्स का फार्मूला, आई मीन का फार्मूला, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक जो इफेक्ट होता है तो लैम्डा का नॉर्मल सा फार्मूला होता है रूट अंडर 150 बाई पोटेंशियल एंगस्ट्रॉम। और जब रिलेटिविस्टिक केस होता है तो उसमें आपका फार्मूला चेंज हो जाता है, और वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2 me v अंडर ब्रैकेट 1 प्लस ई बी बाई 2 mc²। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा जा चुका है, ये मेरे ख्याल से टीफर में पूछा गया है।
तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा एसओ पिलाई में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। जब इक्विपार्टीशन थ्योरम हम यूज़ करेंगे इसमें, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हाफ के टी लगता है और रिलेटिविस्टिक केस में के टी लगता है एनर्जी की जगह। तो जो लैम्डा है वो चेंज हो जाएगा, एवरेज लैम्डा हो जाएगा आपका h/√NM/kT और मोस्ट प्रोबेबल लैम्डा हो जाएगा h/√2NM/kT। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, ये आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, आपको पता है यहाँ से क्या आने वाला है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। इससे CSIR में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए और फेज वेलोसिटी निकालने के लिए, या फिर दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से। खैर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस होता है तो जो फेज वेलोसिटी होता है वो ग्रुप वेलोसिटी का हाफ होता है, और जब रिलेटिविस्टिक केस होता है तो इट इज़ पॉसिबल दैट द फेज वेलोसिटी कैन एक्सीड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के केस में dVp/d लैम्डा हमेशा ज़ीरो होता है, यानी कि फेज वेलोसिटी जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। लेकिन डिस्पर्सिव मीडियम में ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और जब नॉर्मल डिस्पर्सन होता है तो ये वैल्यू dVp/d लैम्डा पॉजिटिव होता है, और जब एनोमेलस डिस्पर्सन होता है तो यही वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक छोटा सा रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में, फेज वेलोसिटी में। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का ये रिलेशन आपको याद करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुट करके इसको प्रूफ करने लेना हो जाएगा। अब वेव फंक्शन, नॉर्मल वेव फंक्शन आपका यूनिटलेस नहीं होता है, इसमें ऑलवेज वेव फंक्शन का भी यूनिट होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन का यूनिट है ये हमने सिर्फ 1D के लिए निकाला है। 1D में वेव फंक्शन का यूनिट आ रहा है 1/L हाफ, L का पावर हाफ। जब 3D होगा तो ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/L का पावर 3/2। ठीक है, आप करके देखना। तो जो वेव फंक्शन का जो यूनिट होता है वो डिपेंड करता है 1D 2D 3D में, और यूनिट इम्पॉर्टेंट है, अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन अच्छा है, ट्रिकी है, आप देख सकते हैं। ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन ये सब काफ़ी बेसिक है, आपको पता होगा कि जब i/j के बराबर होता है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और जब i/j के बराबर नहीं होगा, कोई और वैल्यू होगा, तो वो 0 हो जाएगा, और उसे हम ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गेट में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। वैसे अभी तक CSIR में 1 या 2 बार आया, लेकिन गेट में आता है इससे जनरली। तो वेव फंक्शन जो है वो आपका हमेशा फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसमें जनरली पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यू कैन से साइन थीटा कॉस थीटा आते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, ऑब्वियस सी बात है। वेव फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। और पोटेंशियल जो है आपका वो अगर फाइनाइट हो, नॉन रिजिड हो, तो आप उसमें कंटिन्यूटी वेव फंक्शन का चेक करिए। और अगर पोटेंशियल आपका इन्फानाइट हो और रिजिड बाउंड्री हो तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब साइज जो है वेव फंक्शन जो है वो आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल इन द सेंस कि अगर हम ऑल स्पेस ले लें फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तक, हम क्या बोले, मतलब 0 टू इन्फिनिटी तक अगर हम रेंज ले लें तो उस पार्टिकल के होने की संभावना वहाँ पे होगी ही होगी, यानी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। तो जब हम अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका एक स्क्वायर बॉक्स है जिसका लेंथ है 0 टू L, उसके बीच में पार्टिकल के होने की क्या संभावना है, तो अगर आप उसको 0 टू L तक इंटीग्रेट कर दोगे तो वो 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी के बीच में पार्टिकल होगा, पार्टिकल बाहर जा नहीं सकता। Most probable distance, the value of distance for which position probability density is maximum. Probability of finding a particle between x1 and x2. तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस बार इससे क्वेश्चन आया था जेस्ट 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था 0.25। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मतलब 2500 था उसका आंसर, जो भी था ऐसे ही कुछ था। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, इसका फॉर्मूला ये है। इसमें पर डिफरेंस ये है कि
जिस चीज़ का आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं या फिर जिस ऑपरेटर का आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे बीच में रखोगे, और यहाँ बीच में रखने का काफ़ी इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और साइज स्टार जो है, यानी जो अब ये फंक्शन का जो हैमिल्टोनियन आई मीन जो हर्मिशियन है वो आप हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखिएगा, और जो नॉन हर्मिशियन है वो राइट साइड में लिखिएगा, और बीच में आपका ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब मोमेंटम आपका हो गया -I/h डेल एक्स, ये आपका मोमेंटम ऑपरेटर है। फिर उसी तरह से आपका काइनेटिक ऑपरेटर है, फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, अब डेविएशन है। डेविएशन आपका होता है डेल्टा A = A माइनस A बार ऑफ एवरेज। ठीक है, इसको आप ऐसे ही मतलब डेविएशन, चलिए ठीक है, वेरिएंस आपका डेविएशन का स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब याद रखने की चीज़ है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर का स्क्वायर पहले आ गया बाहर का, तो हमेशा याद रखिए वेरिएंस होता है अंदर बाहर, अंदर माइनस बाहर। तो वेरिएंस जब हम लिखेंगे तो पहले अंदर हम ऑपरेटर को स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज करेंगे, माइनस पहले एवरेज करेंगे, फिर बाहर से स्क्वायर करेंगे, तो अंदर माइनस बाहर होगा वेरिएंस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि वेरिएंस और डेविएशन जो है ना उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि डेविएशन को स्क्वायर करने से वेरिएंस आ जाएगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली रूट लगा के वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लेन वेव टाइप वेव फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब साउंड वेव पढ़े होगे तो भी उसमें देखें, सॉरी साउंड वेव बोल रहा हूँ, आई मीन नॉर्मल जो भी आपका EM वेव होता है, EM वेव में आप यही वेव फंक्शन यूज़ करते हैं। क्वांटम में भी आप यही वेव फंक्शन यूज़ करेंगे, Ae⁻⁰ ठीक है, ये k जो है आपका, ये आप अपने आप में मोमेंटम को रखता है। ठीक है, k = P/h होता है, तो ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन जब आप आगे देखोगे स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन में, तो आपको एनर्जी का फैक्टर भी यूज़ करना पड़ेगा, तो वो इसके साथ एडिशनल एक टर्म होता है, वो आएगा लेटर। If wave function is eigen function, then del A bar square is equal to 0. I mean del A operator square is equal to 0. If psi is not eigen function, then del A ऑपरेटर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मतलब छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ याद रखिएगा। अब गॉसियन वेव फंक्शन है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपको याद करने की चीज़ है। ये आप कैसे बताऊँ, गॉसियन वेव फंक्शन से क्वेश्चन तो आते ही आता है। ये आपका मैथमेटिकल फिजिक्स से भी रिलेटेड है, तो कभी कभी मैथमेटिकल फिजिक्स के थ्रू JRF में क्वेश्चन इससे पूछ देता है। प्रोबेबिलिटी में जब आप पढ़ोगे तो आप गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका यही सेम फार्मूला आएगा, तो इसलिए मैं कहूँगा ये फार्मूला बिल्कुल याद रख लीजिए, और इसमें एक एक टर्म को भी याद रख लीजिए। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो x है, ये एक्चुअली मीन है, मीन ऑफ द वैल्यूज़ गिवन। ठीक है, और डेल जो है आपका वेरिएंस है। ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हम मोमेंटम एक्सपेक्टेशन स्क्वायर बाय 2m भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी क्वेश्चन आ चुका है JRF में। अब ये एक दो क्वेश्चन है, ये आप बना के देखिए, काफ़ी अच्छा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को। अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो आपको याद होना चाहिए। इस बार स्टैंडर्ड इंटीग्रल से दिसंबर 2019 में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और सिंपल इंटीग्रल था और कुछ नहीं था। तो इंटीग्रल आप ये तीनों इंटीग्रल याद रखिएगा। बेसिकली ये बीटा गामा फंक्शन है, तो याद रखना इसका ज़रूरी है। अब ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ 3 फार्मूला है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/2, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/2, और डेल्टा क्यू डॉट डेल्टा एल इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/2। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल विड्थ एंड लाइफ टाइम ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रल विड्थ जब पूछा जाता है तो इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि जो यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू टाइम पीरियड होगा, क्योंकि जब आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू टाइम पीरियड होगा। ठीक है,
अब यहाँ से आप आराम से आगे बढ़ सकते हो और मतलब वेवलेंथ निकाल सकते हो, चेंज इन वेवलेंथ निकाल सकते हो डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ चुका है, इस साल आया है जस्ट 2020 में, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर इक्वेशन ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हो, टाइम डिपेंडेंट भी आप पढ़ चुके हो। दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट में कांस्टेंट हम ई लेते हैं, और डिपेंडेंट के केस में हम एनर्जी जो है, आई मीन जो वेव फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, और हमको एनर्जी को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल डॉट एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व्ड फॉर रियल पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें जो पी है प्रोबेबिलिटी है, और जो एस है आपका एस है आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ये फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, एच बार बाई 2 IM अंडर ब्रैकेट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। वेव पैकेट अ लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज कॉल्ड वेव पैकेट। साई एक्स टी इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई के ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के, ठीक है। ये आपका नॉर्मल वेव पैकेट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप कह सकते हो, या फिर वेव वेक्टर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब है आपका, इफ़ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड इन वन स्पेस देन कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन अनदर स्पेस इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड। यानी अगर एक वेव फंक्शन किसी एक्स डायमेंशन के स्पेस में नॉर्मलाइज हो रहा है, तो ज़रूरी है कि वो के डायमेंशन के स्पेस में भी नॉर्मलाइज होगा, और अगर कोई और डायमेंशन है तो उसमें भी वो नॉर्मलाइज होगा ही होगा। फॉर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम दिस शुड बी, ये आपको याद होना चाहिए। ये हाइड्रोजन एटम में काफ़ी पूछा जाता है, हाइड्रोजन एटम से इस बार क्वेश्चन आ चुका है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकालने के लिए उसमें पूछा था, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम है, तो देख लीजिएगा। और डिराक डेल्टा फंक्शन का बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं। और 2018 नहीं 2019 जून में डिराक डेल्टा फंक्शन से बिल्कुल एक क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वो यहाँ से आया था, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन से ही आया था, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, और डिराक डेल्टा फंक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय।